हेलो हेलो। कुमुदनी चंपेश, एक बार आप लोग कंफर्म करो तो जी, वीडियो ऑडियो क्लियर है? नीलिमा जी, भूपेश, चलो सभी को गुड इवनिंग यार। एक बार कंफर्म करिए वीडियो ऑडियो सब क्लियर है कि नहीं है। चलो कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आप लोग, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है कि नहीं है। सभी को गुड इवनिंग। चलो, और जितने लोग हैं ना, मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि लाइव क्लास अटेंड किया करिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो लाइव क्लास के बाद ना, वो रिकॉर्डेड है, उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो ऐसा एप्लीकेशन में दिखा रहा था कि आपका 12 से 24 घंटा लग जाता है प्रोसेसिंग होने में वीडियो को। तो ज़्यादा अच्छा है लाइव क्लास आप अटेंड करो। चलो, सभी को गुड इवनिंग। सभी को वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना? चलो, जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट वेट करेंगे, फिर इसको शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, चलो। स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है क्या? अरे नहीं, एक्चुअली मैं सामने मांगूंगा तो नहीं करेगा। सामने मांगूंगा तो नहीं करेगा। अब बताओ, अब सब चीज़ें क्लियर है ना? नीलिमा जी, कुमुदनी जी, बताओ अब सब चीज़ें क्लियर है? कुमुदनी, चंपेश, नीलिमा, भूपेश, 4 लोग ज्वाइन किए हो। बाकी यार इसमें 10-11 लोग जुड़े हैं, लेकिन 4 ही 5 ही लोग ज्वाइन किए हैं। चलो कोई बात नहीं। अभी चीजें क्लियर है ना? बता दो। चलो चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो सुबह आप लोग का बायोलॉजी का क्लास हुआ था, अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, रोज आप लोग को लाइव ज्वाइन करना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम लोग को कंप्लीट करना है जी, ताकि आप लोग को रिवीजन का भी समय मिल जाए। चलो तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा पहला टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री में मैटर्स एंड इट्स स्टेट। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक का नाम क्या है? मैटर्स एंड इट्स स्टेट। चलो, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है पदार्थ एवं उसकी अवस्था। ठीक है, चलो सबको ध्यान से सुनते चलना है, और कोई क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, बता रहा हूँ, है ना? सब ध्यान से सुनिए। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पदार्थ, पदार्थ एवं उसकी अवस्था, उसकी अवस्था। ये हिंदी में इसका रूपांतरण हो जाएगा, किसका? इस टॉपिक का। चलो जी, तो हमारा पहला टॉपिक नाम है केमिस्ट्री में मैटर एंड इट्स स्टेट, अर्थात पदार्थ एवं उसकी अवस्था। तो हमारे टॉपिक का नाम है मैटर्स एंड इट्स स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना आवश्यक है कि आखिर ये पदार्थ होता क्या है, आखिर ये मैटर होता क्या है। ठीक है, आखिर ये मैटर क्या होता है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मेरे साथ आप लोग को चीजों को अच्छे से याद करते चलना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर ये पदार्थ होता क्या है, किसे पदार्थ कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित हुए समस्त चीजें जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, वही क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं पूरा एग्जांपल्स आप लोग को समझाऊंगा। तो मैंने बोला एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैव some mass, anything that have some mass and occupied some space, and occupied some space is called मैटर। ठीक है, अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित हुए समस्त वस्तुएं, है ना, ब्रह्मांड में उपस्थित वे समस्त समस्त वस्तुएं जिसका अपना जिसका जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जिसका क्या होता है? जिसका अपना द्रव्यमान, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, तथा जो स्थान घेरता है, तथा तथा जो
स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, क्या कहलाता है जी? यही कहलाता है आपका मैटर, पदार्थ कहलाता है, यही पदार्थ कहलाता है ना, पदार्थ कहलाता है, ये आपको याद रखना है। चलो, डेफिनेशन तो सबको समझ में आ गया होगा। एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, अर्थात वे समस्त वस्तुएं जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, चले एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, जैसे कि मैं लिखता हूं आपका टेबल हो गया, टेबल के बाद आपका चेयर हो गया, है ना, चेयर के बाद आपका बॉटल हो गया, बॉटल, है ना, बुक्स हो गया, बहुत सारी लॉट्स ऑफ इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि देखो ये मैंने पेन भी पकड़ा हुआ है, ये पेन भी तो मैटर का एग्जांपल है ना। इस पेन का अपना क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और ये क्या है? एक पर्टिकुलर स्पेस को कवर करता है, मतलब स्थान घेरता है, तो ये भी किस में आ जाएगा? मैटर में आ जाएगा। तो वे समस्त वस्तुएं जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वही क्या कहलाता है? मैटर्स कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गई होंगी, इसको पदार्थ कहा जाता है। अब देखो कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन बनते हैं पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के गुण है, कौन सा पदार्थ गुण नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं भाई कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, है ना। मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, उसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, पदार्थ के गुणधर्म, है ना। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जी, पदार्थ के गुणधर्म। चलिए यहाँ पास थोड़ा लोगो आ जाता है, इसलिए मैं इधर से थोड़ा साइड से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है जी। चलो, पदार्थ के गुणधर्म, है ना। पहला देखो, अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं पदार्थ के गुणधर्म, गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। सबसे पहला चीज मैटर, सबसे पहला चीज मैटर, मैटर आर मेड अप लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। कहने का तात्पर्य क्या है आपका? जो पदार्थ है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? बहुत सारे, ये विशेषता आता है, इससे गुणधर्म आता है। पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे, पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर मिलकर बना होता है, पहला चीज, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, दूसरा दूसरा पदार्थ के कण, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में, कणों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल ऑफ मेटल, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, बिटवीन पार्टिकल ऑफ क्या हो जाएगा जी आपका? मैटर्स हो जाएगा। क्या होगा? पार्टिकल ऑफ मैटर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं तीसरा जो पदार्थ के कण है, पदार्थ के कण, ये कई बार पूछा गया तीसरा पॉइंट। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं जी? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो, द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बात करते हैं। जो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं, ये भी इसका विशेषता हो जाएगा, गुणधर्म हो जाएगा। पदार्थ के जो कण है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं, ठीक है, गतिशील अवस्था में होते हैं, कहने का तात्पर्य है द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है, ऑलवेज इन मोशन। चलो, ये आपका पदार्थ गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया कि पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मैटर आर मेड अप लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। फिर मैंने आप लोग को बताया भाई कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है।
ये आपका स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर्स। फिर मैंने बताया पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। उसके बाद मैंने बताया पदार्थ कण हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन, है ना। तो अभी तक मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया हमारा टॉपिक का नाम है पदार्थ एवं उसकी अवस्था। तो पहले हम लोग ने जाना पदार्थ होता क्या है। चलो धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा ना, चीजें अच्छे समझ में आती जाएंगे आप लोग को, है ना। तो आपको पेशेंस रखते हुए बढ़िया देखना है। तो एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर था। तो वे समस्त वस्तुएं जिसका अपना द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। फिर मैं पदार्थ गुणधर्म बताया कि पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ कण हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया पदार्थ गुणधर्म में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुणधर्म है, कौन सा नहीं है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको पदार्थ गुणधर्म के बारे में बता दिया। चलो अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ तक आगे सबको समझ में, मुझे कंफर्म करिए। यहाँ तक कुमुदनी जी, नीलिमा जी बताइए, यहाँ तक आगे सबको समझ में। बाकी सब रिप्लाई करते चलना है जी ना, जहां भी समझ में आएगा पूछेंगे। नीलिमा, भूपेश, लता, ओमिन, साहू जी, चलो यहाँ तक आगे सबको समझ में, जल्दी बताओ जी। आगे ना, चलो क्लियर यहाँ तक, चलो ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखते हुए चलना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि आपका थ्योरी क्लास है जी, एमसीक्यू वाला क्लास नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं, हमने मैटर के बारे में जान लिया, हमने मैटर के बारे में जान लिया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया वो एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था, आखिर मैटर किसे कहा जाता है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का शुरू हो जाता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अर्थात पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार, ठीक है। देखो हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे, है ना, दो आधारों पर। हम लोग मैटर को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। कितने आधारों पर जी, आपका दो आधारों पर, है ना। दो आधारों पर हम लोग क्या करेंगे, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। पहला आधार क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, या बोल सकते हैं फिजिकल हम लोग बोल सकते हैं आपका, वो उसको बांटने को क्या बोलते हैं जी, फिजिकल डिवीजन, है ना। देखो पहला पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ फिजिकल क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। यहां से क्वेश्चन सब शुरू हो जाते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। चलो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो यहां पास देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, है ना, अर्थात आपका भौतिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देखेंगे। फिर आपका रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, किसके आधार पर, रासायनिक, है ना, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं ये हम लोग देखेंगे। या इसको हम लोग बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया आप लोग को, इसको और क्या बोल सकते हैं, फिजिकल डिवीजन, इसको हम लोग फिजिकल डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल डिवीजन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग जी, केमिकल डिवीजन इसको कहा जाएगा। चलो देखते हैं, अब फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं। तो फिजिकल डिवीजन में क्या क्या चीज आएंगी, अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जी, ध्यान रखना। फिजिकल डिवीजन में क्या क्या आ जाता है, इसमें आप लोग को पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़ना है स्टेट के बारे में, मतलब सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड के बाद आपको लिक्विड के बारे में पढ़ना है। लिक्विड के बाद आपको गैस के बारे में पढ़ना है। गैस के बाद आपको प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा के बाद आपको पढ़ना है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। तो ये आप क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्या है आपका, मैटर्स के टाइप है, मैटर्स के प्रकार है, ठीक है जी। तो ये फिजिकल डिवीजन में क्या क्या आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड को हिंदी में ठोस कहा जाता है, लिक्विड को आपका द्रव कहा जाता है, गैस को तो गैस ही कहते हैं, प्लाज्मा को आपका प्लाज्मा ही कहा जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन क्या हो जाएगा फिर, कंडेंसेट हो जाएगा जी, ठीक है, कंडेंसेट। चलो तो ये आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैटर्स के टाइप है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा जब आपका शुद्ध पदार्थ, पहला क्या होगा आपका शुद्ध पदार्थ, जिसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा हो जाएगा आपका अशुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ, जिसको इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ में क्या क्या चीजें आ जाती है। शुद्ध पदार्थ में आता है, इसके भी दो प्रकार है, शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार है। एक हो जाएगा तत्व, जिसको एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा आपका यौगिक, जिसको कंपाउंड कहा जाता है,
ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, अगर तत्व भी दिया तो भी आपका आंसर रहेगा, यौगिक भी दिया तो भी आपका आंसर रहेगा, लेकिन अगर पूछेगा मिश्रण, क्या मिश्रण एक शुद्ध पदार्थ है, तो आप बताओगे मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ये आपका शुद्ध पदार्थ में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अशुद्ध पदार्थ में आते हैं, है ना। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार मैंने बताया, एक तत्व और यौगिक। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, मिक्सचर को आपका मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं इंग्लिश में, जो कि अशुद्ध पदार्थ है। अब तत्व के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तत्व में आता है आपका जी धातु आ जाएगा जिसको मेटल कहते हैं, ठीक है। अधातु आ जाएगा जिसको नॉन मेटल कहा जाता है। तीसरा उप धातु आ जाएगा, उप धातु को क्या कहा जाता है, मेटोलाइड कहा जाता है। मेटल, नॉन मेटल और आपका मेटोलाइड, ठीक है। धातु, अधातु और उप धातु ये किस में आते हैं, आपका तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। और आपका यौगिक क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा, जब आपका दो या दो से अधिक तत्वों को एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तब यौगिक का निर्माण होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखना, तत्व और यौगिक दोनों आपका प्योर सब्सटेंस में आता है, शुद्ध पदार्थ में आता है। बाकी अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो मिश्रण, मिश्रण के भी आपका टाइप हो जाएगा, आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण, है ना। और दूसरा हो जाएगा विसमांगी मिश्रण। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होगा, जब आपका विसमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर इंग्लिश में इसका नाम देखिए तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस आपका मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बताओ यहां तक आपको समझ में आया। मैंने कुछ नहीं, बस हम लोग क्या पढ़ना शुरू किया है, पदार्थ के प्रकार हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो दो आधारों पर हम लोग पदार्थ के उसके प्रकार को पढ़ना प्रारंभ किए हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फिजिकल डिवीजन कौन कौन से पदार्थ का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और केमिकल डिवीजन क्या क्या है आपका, आपका शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड अर्थात तत्व और यौगिक। और तत्व को भी देखा जाए तो तत्व में कितने इसके भाग हो जाएगा, धातु, अधातु, उपधातु, ये सब, है ना। बाकी अशुद्ध पदार्थ में देखें तो मिश्रण, मिश्रण के भी हमको प्रकार हमने देखा, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ये सब किस में आता है, आपका इम्प्योर सब्सटेंस में आता है, अशुद्ध पदार्थ में आता है। बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताओ यहां तक सबको चीजें क्लियर हुई, नीलिमा, कुमुदनी, चंपेश, चलो बताओ जी, यहां तक सबको चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ू फिर मैं कुछ नहीं किया हूं, इससे पहले मैंने पदार्थ की आपको परिभाषा बताया, परिभाषा बताने के बाद मैंने पदार्थों के गुणधर्म बताया, गुणधर्म बताने के बाद मैंने क्या किया, उसके टाइप्स मैंने आप लोग को बताया। यहां तक सबको चीजें क्लियर है। चलो सबको कमेंट करना है ना, मैं सबको, चंपेश जी, कुमुदनी जी, नीलिमा जी, है ना, तब तो मुझे लगेगा कि यार सबको समझ में आ रहा है। चलो आ गया सबको समझ में, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछेगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, ऐसा पूछ सकता है आपको, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो अगर देखा जाए फिजिकल फिजिकल डिवीजन के आधार पर देखा जाए तो पदार्थ के आपका 5 अवस्था हो जाता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। लेकिन देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, उसमें ऑप्शन दे दिया है, एक दिया है ना। उसमें सपोज ऑप्शन दिया आपको, एक दिया है, दो दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है ना। सर आपको 1 2 6 और जैसे 3 दे दिया। अब इस कंडीशन में किसको लगाओगे आप, 3 को लगाओगे, किसको लगाओगे, 3 को, है ना। 3 को लगाना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। व्यवहारिक तौर पर उसे तीनों को ही आपका अवस्था माना जाता है, अवस्था होता है व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है ना। लेकिन अगर सपोज ऑप्शन में दिया है, एक दिया है, दो दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, इस केस में किस में जाओगे, 5 में जाओगे, ठीक है। आगे सबको समझ में, ऐसा नहीं होगा कि उसमें 5 भी दिया रहेगा उसमें 3 भी दिया रहेगा, ऐसा नहीं होगा जी, है ना। तो अगर पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो आपको बताना कितनी अवस्थाएं हैं, आपका 5 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और क्या हो जाएगा आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, ऑप्शन दे देगा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो तत्व और यौगिक ये तो आपका शुद्ध पदार्थ में आते हैं, लेकिन जो अशुद्ध मिश्रण है ना, ये आपका अशुद्ध पदार्थ में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो यहां तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हम लोग ने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बस मैं आपको डिवीजन बस बताया हूँ, इसके प्रकार आप लोग को बताया हूँ पदार्थ के। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो आप लोग को ये तो पता लग गया है ना, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है ना, तो आप बताओगे भैया पदार्थ की, है ना, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं होती है। ये कौन से 5 अवस्थाएं, अभी जस्ट मैं बताया था आप लोग को, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड के बाद आपका लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड के बाद क्या होगा, गैस हो जाएगा, गैस के बाद क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा के बाद क्या हो जाएगा आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम लोग मैटर के टाइप से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, है ना।
किस आधार पर? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, या फिजिकल डिवीजन को भी हम लोग पढ़ना प्रारंभ करें, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉलिड के बारे में, अर्थात ठोस के बारे में। तो चलिए अब हम लोग ठोस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जो जो तथ्य आप लोग को बताते चलूंगा सबको याद करते चलेगा, और इसी क्लास के एंड में आप लोग का इसी क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा? टेस्ट होगा। तो चलिए सुनिए सब लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ठोस के बारे में, ठोस अर्थात सॉलिड के बारे में। ठीक है, अभी चीजों को मेरे साथ याद करते चलेगा, वैसे मैं बार बार आप लोग को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहला चीज, ठोस का जो आकार होता है ना, आकार है ना, इसका आकार क्या होता है, या बोल सकते हैं इंग्लिश में साइज या शेप, ये क्या होता है जिसका निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। आकार कैसा होता है? निश्चित। अब याद करते चलिए ना, निश्चित मतलब क्या होगा? फिक्स्ड हो जाएगा, है ना। इसका आकार क्या होता है आपका? फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसका आयतन। आयतन को क्या बोलते हैं? आयतन को आपका वॉल्यूम, है ना, आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है। वॉल्यूम भी क्या होता है? जब आपका निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ये भी क्या होता है? आपका फिक्स्ड होता है। याद हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगर सॉलिड के डेंसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनत्व तो कहा जाता है। और सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है आपका? वेरी हाई। क्या होता है? जब आपका वेरी हाई। क्यों होता है भी आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, चलो देखो, जैसे कि मैं आपका एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पास बना भी है, यहाँ पास बना भी है। ठीक है, एक और अच्छे से आप लोग को स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, ये आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर है। सॉलिड के स्ट्रक्चर में क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल बहुत पास पास क्या होते हैं? ऐसे अरेंज होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? ऐसे बहुत ही पास पास क्या होते हैं जी? अरेंज होते हैं। सॉलिड के केस में ना, सॉलिड के केस में क्या है, मैंने बताया जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं। ठीक है, चलो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही पास पास क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। अब चूंकि क्या आपका जो पार्टिकल बहुत पास पास अरेंज होते हैं, तो उसका डेंसिटी क्या होता है? बहुत हाई होता है। घनत्व तो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आइए बता रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंग्लिश से बोलते हैं। चलो लिख दे रहा हूं, देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतर आणविक बल। क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में? अंतर आणविक। इसको हिंदी में अंतर आणविक बल के नाम से इसको जाना जाता है। चलो अब देखते हैं लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? तो जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, वही बल जो इन पार्टिकल को आपस में बांध के रखा हुआ है, वही जो बल है पार्टिकल्स को आपस में बांध कर रखा हुआ है, उसी को बोलते हैं क्या? आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। इसी अंतर आणविक बल के कारण क्या आपका पार्टिकल क्या है? आपका एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। ये आपको ध्यान में रखना है जी, है ना। ये यही अंतर आणविक बल क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को बांध कर रख रहा है ना। तो इसमें सॉलिड केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान क्या होता है? जो आपका सर्वाधिक होता है, या बोल सकते हैं वेरी हाई। सर्वाधिक होता है या वेरी हाई। ठीक है, सर्वाधिक होने के कारण क्या है? इसी कारण क्या होता है? जो पार्टिकल बहुत पास पास अरेंज है ना, मैंने बोला कि सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान बहुत ज्यादा होता है। रीजन यही कारण से क्या होता है? यही कारण से आपका सॉलिड में जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत पास पास अरेंज होता है। क्या होते हैं? पास पास अरेंज। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पास स्पेस लिख रहा हूँ, स्पेस। चलो मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर आणविक स्थान। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान। ठीक है, तो जो अंतर आणविक स्थान होता है किसके केस में? सॉलिड के केस में, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब इसको भी समझा रहा हूं आप लोग को, क्या होता है? बहुत ही कम। मतलब जो आपका पार्टिकल्स है, अणुओं है ना, अणुओं के बीच में जो स्थान होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्थान होता है, वो क्या होता है? आपका बहुत ही कम होता है। तभी तो मैंने बोला कि सॉलिड के केस में पार्टिकल बहुत पास पास अरेंज है, तो जाहिर सी बात है पास पास अरेंज है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या है आपका? क्या हो जाएगा? जिस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का बहुत ही कम होगा, है ना। कम होगा तभी तो क्या हो? पास पास अरेंज है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब बात करते हैं, हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब देखो याद रखिएगा, सॉलिड के केस में क्या होता है? उसके पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान ज्यादा है, जो अणुओं को अच्छे से जकड़ कर रखा हुआ है ना। तो इसीलिए क्या होता है? पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी बता दिया, उसके बाद देखते हैं एक्सपांसन। एक्सपांसन, अगर एक्सपांसन की बात करते हैं, एक्सपांसन मतलब प्रसार, एक्सपांसन मतलब आपका प्रसार।
प्रसार मतलब फैलाव। देखा जाए तो जो सॉलिड है ना, सॉलिड में जो एक्सपांशन होता है क्या होता है आपका, सबसे कम होता है। क्या होता है जी, सबसे कम होता है। इसका भी रीजन वही है, क्योंकि क्या है, आपका जो पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स कार्य कर रहा है, उसका वैल्यू या उसका मान बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका सभी पार्टिकल को आपस में अच्छे से वो जकड़ कर रखा हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, एक्सपांशन प्रसार भी उसमें क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि जकड़ कर रखा हुआ है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो उनके अणुओं के मध्य एक्सपांशन अर्थात प्रसार क्या होगा आपका, सबसे कम होगा। बताओ यहां तक आप लोग को चीजें समझ में आई कि नहीं है ना, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो मैंने क्या क्या बता दिया, चलो वापस से देखते हैं। सॉलिड है ना, सबसे पहले तो सॉलिड का आकार, साइज या शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया डेंसिटी, घनत्व तो क्या होता है, वेरी हाई होता है। फिर मैंने बताया जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये क्या होता है आपका, सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होने के कारण जो पार्टिकल पास पास अरेंज होते हैं। आगे बात करते हैं, फिर मैंने बताया इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसका मान क्या होता है आपका, कम होता है ना। देखो अणुओं के बीच क्या आपका स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या आपका बहुत ही कम है। फिर मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो पास पास अरेंज होते हैं, तो जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा क्या होगा आपका, कम होगा। आगे बात करते हैं एक्सपांशन, प्रसार भी क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान बहुत ज्यादा है, जो बहुत अच्छे से उसको जकड़ कर रखा हुआ है, तभी इसमें क्या होगा, प्रसार क्या होगा, कम होगा। और जाहिर सी बात है ठोस कैसा होता है, ये क्या होता है, जब आपका रिजिड होता है। क्या होता है आपका, रिजिड। रिजिड मतलब क्या, कठोर होता है। ठोस कैसा होता है जी आपका, कठोर होता है। बताओ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आप कंफर्म करिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कंफर्म करिए मुझे जी। चलो, कुमुदनी, भूपेश, लता, चंपेश, नीलिमा, बताओ जी यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। बताओ यार, क्योंकि अंतिम में मैं क्या करूंगा, अंतिम में सॉलिड लिक्विड गैस का जब मैं कंपैरिजन कराऊंगा, तो आप ही लोग को क्या करना है, पूरा कंपैरिजन करना है, पूरा कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते जाओगे। मैं पर्टिकुलर नाम लूंगा, उनसे पूछूंगा, वही बताएंगे, ऐसा भी हो जाएगा है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आपको सुनना है। चलो, नीलिमा जी, कुमुदनी जी, अब भूपेश, रुको यार, कौन रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं देखता हूँ। बाकी नीलिमा जी कर रहे हैं, भूपेश कर रहे हैं, लता, ओमिन, कुमुदनी, चलो सब कर रहे हो ना जी। चलो, ओमिन जी आपको समझ में आ रहा है, ओमिन जी एक बार कंफर्म करिए। ओमिन जी, ओमिन जी आप बता दीजिएगा, कंफर्म करिए, आपको भी आ रहा है ना समझ में कि कुछ दिक्कत हो रहा है ऐसा कुछ। हेलो, चलो जी, ओमिन जी बताइए एक बार। आ रहे हैं ना, चलो आ रहे हैं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया किसके बारे में, पदार्थ की अवस्था के बारे में। सबसे पहला अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में, अर्थात ठोस अवस्था के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, ये हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, अर्थात लिक्विड मतलब द्रव अवस्था। भी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, द्रव अवस्था के बारे में। किसके बारे में जी, द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, पैरामीटर सेम होंगे, जो हमने सॉलिड में देखा वही सब पैरामीटर इसमें भी होंगे, है ना। बस आप लोग बढ़िया बताते चलेगा। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, तो लिक्विड का साइज है ना, इसका साइज या शेप, इसका साइज या शेप अर्थात इसका जो आकार होता है, वो निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। जल्दी से बताओ, आप लोग बताइए, इसका साइज या शेप क्या होता है, निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। बताओ जल्दी से बताओ, क्या हो सकता है इसका आंसर। मैंने जो बोला, इसका साइज या शेप क्या होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, फिक्स्ड होता है कि नॉट फिक्स्ड होगा, क्या होगा जी। देखो, जब भी आपका लिक्विड का, द्रव का साइज या शेप की बात होगा, तो इसका साइज या शेप क्या होता है आपका, नॉट फिक्स्ड, है ना। इसका साइज या शेप आपका निश्चित नहीं होता भाई, ध्यान रखना, इसका साइज या शेप क्या होता है, निश्चित नहीं होता। क्यों, द्रव को आप, लिक्विड को जिस भी पात्र में आप डालोगे, उस पात्र का वो साइज ले लेता है, आकार ले लेता है। इसलिए ध्यान रखना, आपका लिक्विड का अर्थात द्रव का साइज या शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। जिस भी पात्र में आप उसको डालोगे, उसका वो शेप ले लेता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा चीज, साइज या शेप बता दिया। दूसरा चीज, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। तो बताओ, द्रव का, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है कि नॉट फिक्स्ड होता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, फिक्स्ड होता है भाई, स्टार मार्क कर लेना, इतना बार पूछा गया क्वेश्चन के रूप में। आपका लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब क्या होता है आपका, निश्चित होता है। क्या होता है जी आपका, निश्चित होता है, ये आपको ध्यान रखना, वॉल्यूम निश्चित होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, तीसरा हम लोग बात करते हैं डेंसिटी। तीसरा हम लोग बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है आपका, घनत्व, है ना। और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना। तो अगर बात करते हैं डेंसिटी का, घनत्व की बात करते हैं, तो आपका द्रव अवस्था में इसका जो घनत्व होता है, ठोस से क्या होता है, ठोस से कम होता है, सॉलिड से क्या होता है जी, कम होता है। ठीक है, लेस देन सॉलिड लिख सकते हैं आप, लेस देन क्या होगा आपका, सॉलिड, लेस देन सॉलिड। क्यों लेस देन सॉलिड होगा, चलो अब इसका स्ट्रक्चर देखो, है ना। यहाँ पर देखो, मैंने जो लिक्विड स्टेट का यहाँ पास जो डायग्राम प्रेजेंट किया है, देखो इसमें जो पार्टिकल्स है थोड़ा दूर दूर अरेंज है, जबकि यहाँ पास देखिए,
आपका सॉलिड स्टेट में पार्टिकल क्या थे, पास पास अरेंज थे, ठीक है। तो यहाँ डेंसिटी का मान क्या था, डेंसिटी कैसे था, वेरी हाई था। बट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो पार्टिकल्स है ना वो थोड़े दूर दूर अरेंज है, तो इस केस में क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, कंपेयर टू सॉलिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वापस से देखो मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है, वापस से मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो ये आपका लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में देखिए जो पार्टिकल्स है ना थोड़े दूर दूर अरेंज्ड है जी, है ना। पार्टिकल्स क्या है आपका, दूर दूर अरेंज्ड है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये तो चूंकि पार्टिकल्स दूर दूर अरेंज है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या होगा, कंपेयर टू सॉलिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल पास पास अरेंज होते हैं ना, इसमें क्या आपका दूर दूर अरेंज है। चलो चौथा, चौथा डेंसिटी के बाद अब हम लोग देखते हैं चौथा। तीन हमने इसके गुण पढ़ लिए है ना, चौथा, चौथा देखते हैं डेंसिटी के बाद हमने और क्या देखा था, डेंसिटी के बाद आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर हम लोग बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान क्या होगा, सॉलिड से कम होगा भाई, क्या होगा, सॉलिड से कम होगा। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अंतर आणविक बल का मान क्या होगा, ठोस से कम होगा, ठीक है। अंतर आणविक बल मतलब जो अणुओं के मध्य, पार्टिकल्स के मध्य जो आपका बल कार्य करता है उसी को बोलते हैं अंतर आणविक बल। तो चूंकि इसमें अंतर आणविक बल का मान क्या है, थोड़ा कम है कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए क्या हो जाए, इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो थोड़ा दूर दूर अरेंज्ड है। लेकिन अगर इसमें भी अंतर आणविक बल का मान बहुत ज्यादा होता है सपोज, उस केस में क्या होता है, पार्टिकल पास पास अरेंज होते हैं। लेकिन अंतर आणविक बल का मान, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान क्या होता है, इसमें सॉलिड से कम होगा। पांचवा, अगर बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करते हैं, इधर मैंने लिखा हुआ है ना, वापस से लिख रहा हूँ, देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो जी, है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस लिखा हुआ है। तो देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करते हैं, मतलब अंतर आणविक स्थान, है ना। अगर मैं बोलूंगा अंतर आणविक, इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान। तो अगर मैं अंतर आणविक स्थान के बारे में बोलूंगा तो जल्दी से बताओ, इसमें अंतर आणविक स्थान सॉलिड से कम होगा या सॉलिड से ज्यादा होगा, बताओ जी जल्दी से बताओ। इसमें अंतर आणविक जो स्थान है उसका मान सॉलिड से कम होगा या सॉलिड से ज्यादा होगा, क्या हो सकता है, अंतर आणविक स्थान, ये क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा। बहुत बढ़िया, जाहिर सी बात है यार, इससे पार्टिकल के बीच क्या है, गैप ज्यादा है, तो वही स्थान की ही तो बात हो रहा है, अंतर आणविक स्थान की ही तो बात हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें अंतर आणविक जो स्थान है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, क्या होता है आपका, ठोस से ज्यादा होता है, क्या होता है, ठोस से ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं छठवा, छठवा। अब देखो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और एक्सपांशन, है ना। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ना इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान क्या हो गया, कम हो गया सॉलिड से, सॉलिड से कम हो गया। और ये जो आपका पार्टिकल अरेंज है दूर दूर अरेंज है, तो कंपेयर टू सॉलिड इसमें क्या होता है, अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखना है सॉलिड से ज्यादा, इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। मतलब लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स है ना उसमें जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा कंपेयर टू सॉलिड क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, आगे सबको समझ में। आगे बात करते हैं, उसके बाद सातवां आपका एक्सपांसन, सातवां हो जाएगा जब आपका एक्सपांसन। और एक्सपांसन को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रसार। अब एक चीज हमेशा सुधार रखना, जिसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात इसमें प्रसार भी ज्यादा होगा, है ना। जिसका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा उसमें प्रसार भी ज्यादा होगा। अब मैंने बताया कि आपका जो लिक्विड स्टेट है इसमें काइनेटिक एनर्जी का मान सॉलिड से ज्यादा होता है ना, तो इसमें एक्सपांसन भी क्या होगा, इसमें एक्सपांसन भी क्या होगा आपका, सॉलिड से ज्यादा होगा भाई, इसमें एक्सपांसन भी क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। ये आपको याद रखना है ना। और एक चीज और, जो आपका द्रव होता है ना ये आपका रिजिड नहीं होता, ठीक है, ये आपका रिजिड, रिजिड अर्थात कठोर, है ना, ये कठोर नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अब कई लोग बोलोगे सर बर्फ तो रहता है, लेकिन बर्फ तो सॉलिड वाला फॉर्म है ना, बर्फ रहता है कठोर, वो भी जल का एक रूप है, लेकिन वो तो सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको, बताओ जी, कुमुदनी, भूपेश, ओमिन, चंपेश, बताओ जल्दी से, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, नीलिमा, चलो बताओ, आ गया सबको यहाँ तक समझ में। मैंने लिक्विड स्टेट के बारे में आप लोग को बताया, इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था किसके बारे में, पूरा सॉलिड स्टेट के बारे में। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। और चीजों को याद करते चलिए, अंतिम में इसी क्लास के रिगार्डिंग आप लोग का टेस्ट भी होगा पूरा, ठीक है। चलो, और बाकी अभी लेट से कौन ज्वाइन किया यार, भूपेश, लता, ओमिन, कुमुदनी, एक सेकंड ना, डाकेश जी आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हो ना, लेट से ज्वाइन किए हो, ठीक है। आप जितना छूटा हुआ है उसको आप रिकॉर्डेड जो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा ना, प्रोसेस्ड हो जाएगा, तब आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी मैं बोलूंगा सबको कि लाइव क्लास अटेंड करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वीडियो को प्रोसेस्ड होने में थोड़ा समय लग जाता है, वहां अपलोड होने में, है ना। तो रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा है। चलो आगे बात करते हैं, मतलब आपका लाइव क्लास ज्यादा अच्छा है। चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको लिक्विड के बारे में बता दिया, सॉलिड के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, गैस अवस्था के बारे में, है ना, गैस अवस्था।
ये पदार्थ की तीसरी अवस्था है, गैस अवस्था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है यार कि पदार्थ की आपका सबसे पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी है, ठीक है। स्पेशली ना प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के केस में पूछा जाता है। देखो पहला दूसरा तीसरा अवस्था सबको पता है, सॉलिड फर्स्ट स्टेज है ना, लिक्विड सेकंड स्टेज है, और आपका जो गैस है वो थर्ड स्टेट है, ये तो सबको पता है। लेकिन फोर्थ स्टेट पूछेगा तो कई लोग पढ़े नहीं रहते हैं ना, तो फोर्थ स्टेज में प्लाज्मा आता है और फिफ्थ स्टेज में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पदार्थ की तीसरी अवस्था किसके बारे में, गैस अवस्था के बारे में। किसके बारे में, गैस अवस्था के बारे में। और वही सब पैरामीटर पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपका गैस अवस्था में ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, ये पदार्थ की आपका तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेट है, पदार्थ की तीसरी तीसरी अवस्था है। ये सबको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा गैसियस स्टेज का साइज या शेप क्या होगा, गैसियस स्टेज का साइज या शेप क्या होगा, तो ये क्या होता है आपका अनिश्चित होता है। ध्यान रखना, इसका साइज या शेप की बात करेंगे तो अनिश्चित होता है, अर्थात नॉट फिक्स्ड। गैस अवस्था का साइज या शेप या आकार की हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होता है आपका, फिक्स्ड नहीं होता, अनिश्चित होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूं सबको समझ में आया होगा। आगे सबको समझ में, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं जी, है ना। साइज जैसे बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसको हिंदी में कहते हैं आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो अगर बात करते हैं किसका, गैस स्टेट का, तो गैस स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम ये आपका फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। ध्यान रखना, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट फिक्स्ड। मतलब वॉल्यूम अर्थात आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है भाई। इसमें आयतन क्या होता है, अनिश्चित। जैसे कि देखो, इससे पहले मैंने बताया आप लोग को द्रव अवस्था में वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। उससे पहले भी मैंने बताया सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है आपका, वॉल्यूम ये भी आपका फिक्स्ड था। बट याद रखिएगा जब गैसियस स्टेज की बात होगा ना, तो गैसियस स्टेज में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो अनिश्चित होता है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। वॉल्यूम के बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी मतलब इसको हिंदी में क्या कहा जाता है आपको, घनत्व कहा जाता है, घनत्व। अब देखिए, आपका जो गैसियस स्टेज है इसका घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। आपका सॉलिड और लिक्विड इन दोनों से भी कम होता है ना। अभी मैं सबसे कम किसकी कंपेयर में बात कर रहा हूँ, सॉलिड और लिक्विड के केस में बात कर रहा हूँ ना। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड के बारे में, सॉलिड के बाद मैंने बताया लिक्विड, अभी पढ़े हैं गैस के बारे में। तो मैं सबसे कम बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि सॉलिड और लिक्विड से कंपेरिजन हो रहा है ना। तो सॉलिड और लिक्विड से देखा जाए तो इसका डेंसिटी क्या होता है आपका, कम होता है। क्यों कम होगा, मैंने बताया था आप लोग को। देखो जैसे कि देखो, ये आपका गैसियस स्टेज में आप डायग्राम से भी देख पा रहे होगे, इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर अरेंज है। पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर अरेंज है। इससे पहले आपने देखा लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल का अरेंज में थोड़ा पास पास है। लेकिन सॉलिड में और क्या है, सॉलिड में तो और पास है। तो पार्टिकल जितने पास हो गए डेंसिटी उतना हाई होगा। तो सॉलिड के केस में पार्टिकल बहुत पास पास है तो इसमें डेंसिटी वेरी हाई। बट आगे बात करते हैं आपका लिक्विड। लिक्विड में क्या है आपका, पार्टिकल है थोड़ा सा दूर दूर है, तो कंपेयर टू सॉलिड इसमें डेंसिटी क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं गैसियस स्टेज। तो गैसियस स्टेज में क्या है, देखो पार्टिकल बहुत दूर दूर है। तो मैंने बोला पार्टिकल जितने पास पास हो गए डेंसिटी उतना हाई होगा। लेकिन अब गैसियस स्टेज में क्या है, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी का मान क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, सबसे कम, ये आपको याद रखना है। जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे बहुत दूर दूर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। बहुत दूर दूर क्या होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे सबको समझ में, चलिए अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। आईएफ मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका अंतर आणविक बल। मैंने पूरा लिखा हुआ है ना, देखो मैंने पूरा लिखा हुआ है, अंतर आणविक बल। आईएफ मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल। अब अंतर आणविक बल क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया भी था, है ना। अंतर आणविक बल मतलब क्या होता है, ऐसा बल जो इन अणुओं के बीच काम कर रहा है, इन अणुओं को बांध कर रखा हुआ है। तो गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान होता है। अब चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान सबसे कम है भाई, तभी क्या है, पार्टिकल बहुत दूर दूर अरेंज्ड है ना, बहुत दूर दूर है। लेकिन अगर इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान ज्यादा होता तो पार्टिकल क्या होते, बहुत पास पास अरेंज्ड होते। ये आपको याद रखना है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान क्या है, कम है। अब देखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब अंतर आणविक स्थान। ये जो अणु है ना, पार्टिकल, इसके बीच देखो गैप, देखो इतना गैप है, इतना गैप है ना, मतलब गैप बहुत ज्यादा है, स्थान बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे सबसे आपका ज्यादा हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा। आगे सबको समझ में, है ना। चलो, अच्छा ठीक ठीक है ओमेन जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है।
ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी ध्यान से सुनते रहना, बाकी हेडफ़ोन वगैरह लगा लीजिए, उसके बाद सुनते रहिए। देखो, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डेड वे में सुनोगे तो फिर वो प्रोसेस्ड होता है वीडियो, तब आपका रिकॉर्डिंग में जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन लाइव आप सुनते रहोगे ना, उसके बाद में रिकॉर्डिंग एक बार और देख लोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बात करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान सबसे कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? सबसे ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी हो गया। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? गतिज ऊर्जा, है ना? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब देखो, गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मतलब मैं किससे कंपेरिजन कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं सॉलिड और लिक्विड से कंपेरिजन कर रहा हूं। इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। अणुओं के बीच जो गति होगा होगा ना, वो क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा। आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बाद एक्सपांशन। अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया था एक्सपांशन मतलब प्रसार। क्या बताया था? कि अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रसार भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन मतलब ये सॉलिड और लिक्विड के केस में देखा जाए तो गैस का एक्सपांशन क्या होता है? आपका सबसे ज्यादा। अभी मैं ऑर्डर भी बताऊंगा आप लोग को ना। ये गैस के केस में एक्सपांशन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तभी तो देखो, अगर दूर किसी घर में कोई सब्जी वगैरह बन रहा है या कोई मिठाई वगैरह बनता है ना, तो वो हमारे तक पूरा आ जाता है ना? हमारे तक पूरा आ जाता है। क्यों? क्योंकि गैसों के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? उससे स्पेस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो जल्दी एक्सपांड कर लेते हैं, बहुत जल्दी उसका प्रसार हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर एक्सपांशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किस में होता है? गैसियस स्टेज में होता है। तो आशा कर रहा हूँ कि तीनों स्टेट के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज डाकेश जी आपको समझ में आया? थोड़ा आप लेट ज्वाइन किए हो यार, है ना? आपको समझ में आया? डाकेश जी एक बार मुझे कंफर्म करिए। बाकी सब बताओ, ओमिन जी, नीलिमा जी, चंपेश जी, सब बताओ यार, आंसर करिए। सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। जिसको रिप्लाई करते बनता है सब करिए ना। चलो, आ गया सबको समझ में? यहाँ तक फिर आगे बढ़ूं मैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट के बारे में मैंने बताया कंपैरिजन करते हुए। यहाँ तक आ गया ना सबको? चलो, बहुत बढ़िया यार। देखो, वापस से देखो, मैंने कहा था क्या क्या चीज से मैंने शुरू किया था पढ़ाना। सबसे पहले मैंने बताया पदार्थ किसे कहेंगे, द्रव्य किसे कहा जाता है, या आपका मैटर किसे कहा जाता है। इसी को द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? द्रव्य है, द्रव्य भी बोलते हैं। इसी को मैटर कहते हैं, इसी को पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया द्रव्य या मैटर क्या होता है, डेफिनेशन बताया। उसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, पदार्थ के गुणधर्म बताया, कौन कौन से पदार्थ गुणधर्म होते हैं। फिर मैंने आप लोग को बताया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, या बोल सकते हैं फिजिकल डिवीजन देखे या केमिकल डिवीजन हम लोग ने देखा। फिजिकल डिवीजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और आपको केमिकल डिवीजन ने बताया शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आएगा धातु, अधातु, उपधातु। जब अशुद्ध पदार्थ में आता है आपका मिश्रण, मिश्रण में समांगी मिश्रण और आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। चलो, ये मैंने बताया था। फिर हम लोग बारी बारी से क्या पढ़ना शुरू किए? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, या बोल सकते हैं फिजिकल डिवीजन हम लोग पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा किसके बारे में? ठोस के बारे में, सॉलिड के बारे में। ठीक है, सभी पैरामीटर पे मैंने चर्चा किया था। सॉलिड भी बता दिया, सॉलिड के बाद मैंने लिक्विड भी बता दिया, लिक्विड के बाद मैंने गैस भी बता दिया। ठीक है, चलो, ये मैंने पूरा आप लोग को बता दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो, यहाँ पूरा लिखा भी है, देखो इसमें नो फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम, है ना, कंप्रेसिबल होता है। ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है आगे आप लोग को बताऊंगा, सब आगे आप लोग को बताऊंगा, है ना। यहाँ पास लिखा भी, इसको भी आप देख सकते हो। लो डेंसिटी होता है, यही सब मैंने बताया, है ना। डेंसिटी सबसे कम होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। लो डेंसिटी और डिफ्यूज रैपिडली। डिफ्यूज मतलब क्या होता है? इसमें जो एक्सपांशन होता है ना, एक्सपांशन जी प्रसार बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो उसी के आधार पर बोला जा रहा है कि इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही जल्दी होता है। इसको भी आगे आप लोग को बताऊंगा, इसको भी आगे आप लोग को बताऊंगा। चलो, यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया है। अब इसके बाद देखते हैं जो मैंने आप लोग को बताया, जो अभी मैंने आप लोग को बताया किसके बारे में? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। उन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ पास मैंने सबसे पहले लिखा सॉलिड, सॉलिड के बाद मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ भैया आपका लिक्विड, लिक्विड के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ गैस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों का कंपैरिजन करते हुए चीजों को याद करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं साइज या शेप की बात करता हूँ, है ना, साइज या शेप एक प्रकार से आपका यूजन हो रहा है। तो साइज या शेप, अगर सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट का साइज या शेप क्या होता है? आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, लिक्विड का भी क्या होता है? लिक्विड का साइज या शेप ये क्या होता है? आपका नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड मतलब अनिश्चित, है ना, अनिश्चित। और गैस का क्या होता है? ये भी आपका नॉट फिक्स्ड। गैस का भी आपका नॉट फिक्स्ड। हिंदी में देखेंगे तो सबको पता ही है। इसका आपका साइज या शेप क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है जी, अनिश्चित। ठीक है, और इसका भी क्या होता है? आपका अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है। कंपैरिजन करते हुए पढ़ना आप लोग को। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा, साइज या शेप के बाद मैंने बताया था किसके बारे में आप लोग को? वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम मतलब भैया आयतन, आयतन, आयतन के बारे में बताया था। तो सॉलिड का आयतन, वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये भी आपका निश्चित होता है, अर्थात फिक्स्ड होता है।
सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है आपका, निश्चित होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम निश्चित होता है, ध्यान रखना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड का भी वॉल्यूम निश्चित होता है, ठीक है, आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस का वॉल्यूम क्या होता है आपका, अनिश्चित होता है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, अनिश्चित होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, तीसरा देखिए, तीसरा अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, डेंसिटी, डेंसिटी को घनत्व के नाम से जानते हैं। तो डेंसिटी किसका सबसे ज्यादा होता है, तो आपका सॉलिड का। तो सॉलिड का घनत्व सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास अरेंज होते हैं। लिक्विड का क्या होता है आपका, ठोस से कम, ठीक है, ठोस से क्या होता है, कम होता है, लेस देन सॉलिड। और गैस से क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इससे पार्टिकल बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं ना, तो इसका सबसे कम होता है। घनत्व की बात हो गया, सब मैंने पढ़ा है, बस उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल के माध्यम से तीनों को कंपेरिजन करते हुए चीजों को और समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं, चलो डेंसिटी बता दिया, फिर मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतर आणविक बल। तो अंतर आणविक बल का मान सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज्यादा। सॉलिड में क्या होता है जी आपका, सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है आपका, सॉलिड से कम, अर्थात ठोस से कम होगा। और गैस में क्या होता है, अंतर आणविक बल का मान सबसे कम होता है। क्या होता है जी, सबसे कम होता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। पांचवा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम होगा, सॉलिड में सबसे कम होता है ना। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए जी। देखो अंतर आणविक स्थान की बात करते तो जाहिर सी बात है, सॉलिड में जो उसके पार्टिकल्स है बहुत पास पास अरेंज होते हैं, तो इसमें उनके बीच में जो गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो वही तो बोला जा रहा है कि अंतर आणविक स्थान सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में आपका सॉलिड से ज्यादा, है ना, ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा होता है। जबकि आपका गैसियस स्टेज में क्या होता है, अंतर आणविक स्थान का मान सबसे आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ सबसे ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस का वैल्यू हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। छठवा, छठवा देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद सातवां हो जाएगा आपका एक्सपांसन, एक्सपांसन, दोनों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मान आपका सॉलिड के केस में क्या होता है, सबसे कम होता है। रीजन यही है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो अंतर आणविक बल अणुओं को बहुत अच्छे से जकड़ कर रखता है, तो अणुओं के बीच आपका गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जाहिर सी बात है ना। तो याद रखिएगा आपका सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, सबसे कम होगा, ठीक है। और आपका लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा, मतलब ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा हो जाएगा। और गैसियस स्टेज में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है जी, सबसे ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक्सपांसन अर्थात प्रसार, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रसार, है ना। तो प्रसार किस में ज्यादा होगा, अभी मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जिसमें ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें एक्सपांसन भी क्या होगा, ज्यादा होगा भाई, है ना। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी किस में सबसे ज्यादा है, गैस में, तो आपका एक्सपांसन भी किस में सर्वाधिक होगा, गैस में। और जिसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है तो उसमें एक्सपांसन भी क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात है एक्सपांसन की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में क्या होता है, सबसे कम, सॉलिड के केस में सबसे कम होता है। लिक्विड के केस में क्या होगा आपका, ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा होगा, ठोस से ज्यादा, ठीक है। और आपका गैस के केस में क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा, गैस के केस में क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा। आशा कर रहा हूं यार यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, अभी मैं तीनों जो अवस्था के बारे में आप लोग को बताया था ना, उसी अवस्था को हमने क्या किया, उसी सभी अवस्थाओं को हमने कंपेरिजन करते हुए पढ़ा है। तीनों अवस्था के बारे में जो मैंने बताया था, इसी को मैं आप लोग को कंपेरिजन कराते हुए पूरा मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग को याद रखना, इसी चार्ट से मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं, है ना। अगर इससे पहले का जितने भी तथ्य बताया, अगर मान लो को याद नहीं, लेकिन हाँ चार्ट याद है, जाहिर सी बात है, अगर वो याद हो जाएगा तो चार्ट भी याद हो जाएगा, है ना? तो चार्ट अगर याद है तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको आप लोग का बन जाएगा, है ना। तो कोशिश करेगा इसको अच्छे से याद करने का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी से बनते हैं। बताओ यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ, बताओ जी, भूपेश जी, डाकेश जी, चंपेश जी, कुमुदनी जी, लता जी, जल्दी से बताइए यहाँ तक आप लोग को सबको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से कंफर्म करिए आप लोग। तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ, जल्दी से कंफर्म करिए यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए यहाँ तक चीज आप लोग को क्लियर हुई या नहीं हुई। बताओ जी, हो गया सबको, हो गया क्लियर। कुमुदनी जी, भूपेश जी, नीलिमा जी, समझ में आ रहे हैं ना, चीजें समझ में आ रहे हैं सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डाकेश जी आपको भी आ रहे हैं समझ में, भूपेश हो गया, लता जी, चंपेश जी, कुमुदनी, नीलिमा। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब मैं कुछ ऑर्डर आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऑर्डर जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑर्डर्स का मान बताता हूँ, है ना, कैसे आपको अरेंज करने हैं। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, है ना, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट ऑर्डर। चलो देखते हैं इसमें। अगर आपसे पूछेगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे पहले अगर आपसे पूछता है इंटर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान आपसे पूछेगा अंतर आणविक स्थान के बारे में, तो ऑर्डर कैसे आपको जमाना है। तो अंतर आणविक स्थान, सॉरी अंतर आणविक बल ना, यहाँ पर स्थान लिख दिया था, बल हो जाएगा, फोर्स मतलब बल। तो अंतर आणविक बल की अगर बात करेंगे, है ना, अगर हम लोग अंतर आणविक बल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अंतर आणविक बल का मान सर्वाधिक किसमें होता है भाई, सर्वाधिक किसमें होता है, आप लोग को पता है सर्वाधिक होता है किसमें, सॉलिड में भाई। सॉलिड के बाद इससे कम किसमें होता है आपका, लिक्विड में होता है। लिक्विड के बाद इससे भी कम किसमें होता है आपका, गैस में होता है। किसमें होता है, जब आपका गैस में होता है, यह हो गया, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स के केस में आपको ऑर्डर पूछेगा, तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा। सॉलिड के बाद उस किस में होगा, जब आपका लिक्विड, लिक्विड के बाद सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। चलो ये बता दिया। दूसरा दूसरा अगर आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, अगर आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा, इसका भी आपको ऑर्डर पूछेगा। तो गतिज ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होता है, आप लोग को पता है गैस में सर्वाधिक होगा। गैस के बाद किसमें होता है आपका, लिक्विड में होता है। और सबसे कम किसमें होता है आपका, सॉलिड में। सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में, है ना। तो ये चिन्ह तो आप लोग को पता होगा यार, है ना, ये चिन्ह तो आप लोग को पता होगा। देखो ये चिन्ह क्या बताता है, जिस ओर मुंह खुला होता है ना, वो ज्यादा मान को बताता है। तो जाहिर सी बात है इधर मुंह खुला है मतलब गैस, गैस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। गतिज ऊर्जा भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं एक्सपांसन। एक्सपांसन का हम लोग ऑर्डर देखना है। तीसरा एक्सपांसन। एक्सपांसन का आप लोग को ऑर्डर याद करने, एक्सपांसन को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रसार। तो कौन से स्टेट में एक्सपांसन ज्यादा होगा, कौन सी स्टेट में आपका एक्सपांसन ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी का मान जिसका ज्यादा होगा, एक्सपांसन भी उसी का ज्यादा होता है ना। तो देखिए गैस का एक्सपांसन सबसे ज्यादा होता है। गैस के बाद किसका होता है आपका, लिक्विड का होता है। लिक्विड के बाद सबसे कम किसका होता है जी, आपका सॉलिड, है ना। सबसे कम आपका किसका होता है, सॉलिड का होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। चौथा कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बिलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है आपका, संपीड्यता। क्या कहा जाता है आपका, संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता। बता पहले ये तीनों तीनों ऊपर के जो मैंने ऑर्डर आप लोग को बताया, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तीनों ऑर्डर सबको याद हो गया। तीनों ऑर्डर जो ऊपर मैंने आप लोग को बताया जी, सबको समझ में आ गया ना, याद हो गया। अब देखो अगर मैं बात करता हूं किसका, संपीड़िता का, कंप्रेसिबिलिटी। चलो अगर कोई बता सकते हो कि कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़िता के केस में ऑर्डर क्या होगा। चलो किसी को अगर पता है तो मुझे कंफर्म करिए कि कंप्रेसिबिलिटी के केस में, संपीड़िता के केस में ऑर्डर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ जी, संपीड़िता के केस में ऑर्डर क्या होगा। नीलिमा जी, लता जी, कोई बता सकते हो। चलो ना एक सेकंड में आप लोग का कमेंट देख ले रहा हूँ। चलो बताइए। गैस, लिक्विड, सॉलिड। चंपेज जी का कहना है गैस, लिक्विड, सॉलिड। और बताओ। चलो चंपेज जी का तो आंसर आ गया, चंपेज जी का आंसर आ गया, है ना। चंपेज जी का आंसर आ गया। और बताइए और बताइए आप लोग, गैस, लिक्विड, सॉलिड। चलो और बताओ जल्दी से। कंप्रेसिबिलिटी का आपका सीक्वेंस क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी का सीक्वेंस आप लोग को बताना है। कंप्रेसिबिलिटी का सीक्वेंस क्या होगा, चलो बताइए। देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है पता है जी, ध्यान रखना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, समझिएगा दाब लगाने पर, ठीक है, दाब लगाने पर, दाब लगाने पर आयतन में कितना चेंज आता है, दाब लगाने पर आयतन में, आयतन में कितना, दाब लगाने पर आयतन में कितना चेंज आता है, चेंज आता है। यही क्या बताता है, यही बताता है आपका कंप्रेसिबिलिटी बताता है। अगर आपने दाब लगाया तो उसके आयतन में, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वही कंप्रेसिबिलिटी को बताता है। तो कंप्रेसिबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो गैस का क्या होता है आपका, सर्वाधिक होगा, है ना। उसके बाद गैस के बाद किसका होगा, जो आपका लिक्विड का होगा। लिक्विड के बाद सबसे कम किसका होता है आपका, सॉलिड का। सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का। तो ये बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, है ना। कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया कि प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, वही कंप्रेसिबिलिटी के गुण को बताता है। तो कंप्रेसिबिलिटी में आपका सर्वाधिक आपका गैस का होगा। उसके बाद किसका होता है, लिक्विड का। लिक्विड के बाद किसका होता है आपका, सॉलिड का। तो आशा कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बता दिए जहां से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना। कंप्रेसिबिलिटी से आता है। तो गैस में क्या करोगे, गैस में अगर आप प्रेशर लगाओगे ना तो उसके आयतन में बहुत ज्यादा क्या होगा, चेंज आएगा। इसी बेसिस पे क्या है, गैस का कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। सबसे कम किसका होगा आपका, ठोस होगा, सॉलिड का होगा। ये बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा। चलो जी, आ गया सबको समझ में।
आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक हमने देख लिया सभी तथ्यों के बारे में, मैटर्स किसे कहते हैं, मैटर्स का गुणधर्म क्या है ना। फिर मैंने बताया फिजिकल डिवीजन जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ कंडेंसेट के बारे में आप लोग को बताया। फिर मैं पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में आप लोग को पढ़ाना शुरू किया, जिसमें अभी 3 अवस्था के बारे में हम लोग ने पढ़ा। 3 अवस्था के पढ़ने के बाद हम लोग ने उसका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर्स है जहां सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ स्टेज अर्थात प्लाज्मा स्टेज। चलो अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा अवस्था। यहां से सीजीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखिएगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेज। तो सबसे पहले ध्यान रखना, यह पदार्थ की, इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? जब चौथी अवस्था, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर्स। ठीक है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था, पहला चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दूसरा चीज आपका, जब गैसों को वेरी हाई टेम्परेचर पर, जब गैसों को वेरी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जब गैसों को वेरी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तब गैस क्या हो जाता है? तब गैस आयनों में विभक्त हो जाता है। तब गैस किसमें जी? आयनों में ना। तब गैस है वो आपका आयनों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है, या आयनीकृत हो जाता है, या पैसे लिख सकते हो आयनीकृत हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है ना। तत्पश्चात कौन सी स्टेट का फॉर्मेशन होता है? प्लाज्मा स्टेट का, है ना। और मैंने लिखा कि जब गैसों को वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, आपका करोड़ों केल्विन की बात हो रहा है। किसका? करोड़ों, है ना, करोड़ों केल्विन की बात हो रहा है जी। तो मैंने बोला कि जब आप गैसों को वेरी हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे, तब गैस क्या हो जाएगा? आयनों में विभक्त हो जाएगा। मतलब गैस है ना, वो आपका पॉजिटिव और निगेटिव आयन में क्या हो जाता है? आपका विभक्त हो जाता है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है? फिर जो स्टेट का फॉर्मेशन होता है उसी स्टेट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसके एग्जांपल से बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका सूर्य है ना, सूर्य एवं तारा, है ना, सूर्य एवं तारा, ये प्लाज्मा स्टेट का एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका, इसको भी ध्यान रखना जी, विसर्जन नलिका, है ना, विसर्जन नलिका अर्थात डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी आपका प्लाज्मा स्टेट का एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब गैसों को वेरी हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो गैस आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और तत्पश्चात प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज्यादा बार पूछा गया सूर्य एवं तारा, ये कौन सी अवस्था का एग्जाम्पल है? तो प्लाज्मा अवस्था का एग्जाम्पल है ना। डिस्चार्ज ट्यूब अर्थात विसर्जन नलिका, ये भी आपका प्लाज्मा स्टेट का एग्जांपल है ना। सीधी सी बात है, गैस के बाद कौन सा आ रहा है? प्लाज्मा स्टेट। तो करना क्या है? गैसों को आपको वेरी हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है। जब हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो गैस आयनों में विभक्त हो जाएगा, तत्पश्चात प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो जिन्होंने आपका मतलब चलो ये हो जाएगा। मैं एमसीक्यू कराने के कारण ना आदत पड़ गया कि हाँ, जिन्होंने ये आंसर लगाया सबका सही है, ऐसा ऐसा करके। चलो आगे बात करते हैं। तो ये मैंने प्लाज्मा स्टेट के बारे में आप लोग को बता दिया। ठीक है, चलो अब प्लाज्मा स्टेट के बाद हम लोग पढ़ते हैं जी, प्लाज्मा स्टेट के बाद क्या पढ़ेंगे? लास्ट हमारा बच जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। अब अंतिम हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद आज की इस क्लास को यही खत्म करेंगे। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे आपका केमिकल डिवीजन पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ेंगे। मतलब 2 से 3 क्लास लगेगा, क्योंकि मैटर एंड स्टेट ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, पदार्थ और उसकी अवस्था बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा इसमें। चलिए अब हम लोग जानते हैं पदार्थ की कौन सी अवस्था? 5वीं अवस्था, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसी प्रकार, इसी नाम से जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलो सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पहला चीज, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। स्पेशली चौथा और 5वां अवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। इसका निर्माण अत्यंत निम्न ताप पर होता है। इस स्टेट का निर्माण अत्यंत निम्न ताप पर होता है, ध्यान रखना, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं? उसी निम्न तापमान को मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या बोलते हैं? मिनिमम पॉसिबल
टेम्परेचर, उसी निम्न ताप को क्या बोला जाता है? मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। और ये इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है 0 केल्विन या -273.13 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा, तो आपका 0 केल्विन हो जाएगा, ये आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, आपको 15 है, 13 लिख दिया था, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। और कौन सा स्टेट का निर्माण अत्यंत निम्न ताप पर अर्थात मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर पर होता है, तो आपको बताओगे कौन सी स्टेट का निर्माण? आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर्स है ना, सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, जब आपका एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है ना। सेमीकंडक्टर में भी आपका सुपर सेमीकंडक्टर है ना, सुपर सेमीकंडक्टर, चलो ये तो ये मैंने आप लोग को बता दिया, स्पेशली याद रखना यार, पदार्थ की अवस्थाओं में सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड और गैस से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा, है ना। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पदार्थ की चौथी अवस्था है, या प्लाज्मा स्टेट का एग्जांपल कौन सा है, या पूछेगा आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका एग्जांपल कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आप लोग को पूरे पांचों अवस्थाओं के बारे में बता दिया, इन्हीं सब तथ्यों को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म करिए चीजें आप लोग को यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अगर जो लोग बाद में जुड़े हैं, वो लोग एक बार वापस से रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगे ना, तो चीजें अच्छे समझ में आएंगी जी, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से आप चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी तथ्यों को मैंने आप लोग को बता दिया, आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा आप लोग से, एक छोटा सा टेस्ट होगा। आ गया सबको समझ में? कुमुदनी जी, नीलिमा जी, चंपेश, बताओ यार, सब आंसर करिए सब। चंपेश जी आ गया ना, चलो ठीक है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, मैं 13 लिख दिया था। चलो आ गया सबको समझ में? सबको इस बोलिए, लता जी आया? चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आ गया ना, चलो ठीक है। अब जो अगर आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे होगे ना, तो उसको बंद करिए, आप लोग को बंद करना है। अभी आप लोग का 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, अभी आप लोग का 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, उसमें देखते हैं कौन 10 में 10 लाता है जी, है ना। पूरा क्लास का ही आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो सब कॉपी वगैरह बंद करो। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईमानदारी से उसको कहीं जगह पे आप लोग किसी जगह पे लिखिएगा। उसके बाद जब उसका आंसर बताया जाएगा, तब आपको उसका नंबर आप लोग को बताना, चेक करके कि आपने सही किया गलत किया। चलो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग बताओगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है एक्सपांसन। एक्सपांसन ये किसमें सर्वाधिक होता है? एक्सपांसन किसमें सर्वाधिक होता है ना? एक्सपांसन किसमें सर्वाधिक होता है? मैंने ऑप्शन दे दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहला हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सपांसन किसमें सर्वाधिक होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों ऑप्शन में आप लोग को बताना है, ठीक है। चलो दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मान कौन से अवस्था में, है ना, कौन से अवस्था में क्या होगा, सबसे कम होगा, कौन से अवस्था में सबसे कम होगा। अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ऑप्शन दे रहा हूं ना, ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सी स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ये आपको बताना है। तीसरा आप लोग को बताना है, किसका आयतन फिक्स नहीं होता, किसका आयतन निश्चित नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, किसका आयतन निश्चित नहीं होता। अगेन ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है, गैसों को आयनीकृत करने से, गैसों को आयनीकृत करने से कौन से अवस्था का निर्माण होता है, गैसों को आयनीकृत करने से कौन सी अवस्था का निर्माण होता है, ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है, परम शून्य ताप बोलते हैं इसको, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इसका मान कितना होता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर का मान कितना होता है, इसका वैल्यू आप लोग को बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं छठवा, सूर्य एवं तारा, ये सूर्य एवं तारा कौन से अवस्था का उदाहरण है, ये आपका छठवा प्रश्न है। सातवां प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है ना, छठवां प्रश्न हो गया जी। सातवां प्रश्न का आप लोग आंसर करोगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ना
इंटरमोलिकुलर फोर्स अर्थात अंतर आणविक बल का ऑर्डर आपको लिखना है। अंतर आणविक बल का ऑर्डर आपको लिखना है, किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है। ऑर्डर को आप लोग को लिखना है, किसमें आपका 7वां क्वेश्चन में इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर आप लोग को बताना है। चलिए आगे बात करते हैं, 8वां। कौन सा शुद्ध पदार्थ है? 8वां प्रश्न है कौन सा शुद्ध पदार्थ है? कौन सा शुद्ध पदार्थ है इसका आप लोग को आंसर करना है। आप लोग बताओगे CO2 ए ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन है समांगी मिश्रण, ठीक है, बी ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है आपका विषमांगी मिश्रण। 3 ऑप्शन में दे रहा हूं इसमें विषमांगी मिश्रण। तो कौन सा इसमें आपका शुद्ध पदार्थ है ये आपको बताना है, ठीक है। 8वां। आगे बात करते हैं 9th नंबर का प्रश्न, इसका भी आप लोग को आंसर करना है। बताओगे जी, 9th नंबर का प्रश्न है ना। चलो इसमें आप लोग को बताना है कि आपका काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, एक्सपांशन भी पूछ लिया, और क्या बच गया जी आपका, हाँ, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसका मान किस में सर्वाधिक होगा? सॉलिड में ज्यादा होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा, है ना, ये आपको बताना है। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब अंतर आणविक स्थान का मान सॉलिड में ज्यादा होगा या लिक्विड में ज्यादा होगा या गैस में ज्यादा होगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछे, आशा कर रहा हूँ सबका 10 में 10 मतलब 9 में 9 सही हुआ होगा, है ना। चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जी। देखो एक्सपांशन सर्वाधिक किसमें होगा? एक्सपांशन सर्वाधिक किसमें होगा? प्रसार किसमें सर्वाधिक होगा? जिसमें आपका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसमें पार्टिकल दूर दूर अरेंज हो गए उसमें एक्सपांशन ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें सही आंसर क्या होगा? गैस। तो पहला का आपका गैस आंसर होगा। दूसरा, कंप्रेसिबिलिटी का मान कौन से अवस्था में सबसे कम होगा? ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड गैस। कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया था, अगर दाब लगाएंगे तो आयतन में कितना चेंज आ रहा है, वही कंप्रेसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मान गैसियस स्टेज में सर्वाधिक होता है, लेकिन यहाँ पास सबसे कम पूछा जा रहा है तो आपका सॉलिड स्टेट। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। आगे बात करते हैं, कितना आयतन, किसका आयतन आपका निश्चित नहीं होता? किसका आयतन? सॉलिड का तो वॉल्यूम निश्चित होता है, लिक्विड का भी आपका निश्चित होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम क्या आपका निश्चित नहीं होता। तो आपका इसमें गैस आ जाएगा। आगे बात करते हैं, गैसों को आयनीकृत अवस्था, है ना, गैसों को आयनीकृत करने से कौन से अवस्था का निर्माण होता है? चौथा में क्या होगा? प्लाज्मा स्टेट का निर्माण होगा। पांचवा पांचवा क्या है? मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है? 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर का मान है। सूर्य एवं तारा ये कौन से अवस्था का एग्जाम्पल है? ये आपका प्लाज्मा अवस्था का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका आपको ऑर्डर लिखना था, तो ऑर्डर कैसे लिखोगे? सॉलिड के बाद आपका लिक्विड के बाद आपका गैस में सबसे कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। कौन सा शुद्ध पदार्थ है? CO2 समांगी मिश्रण है विषमांगी मिश्रण? मिश्रण, जब भी मिश्रण की बात होगा तो मिश्रण जब आपका अशुद्ध पदार्थ में आता है तो मिश्रण के प्रकार भी किस में आएंगे? अशुद्ध में आएंगे। लेकिन CO2 क्या होगा? शुद्ध होगा, क्योंकि CO2 क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? जब तत्व एक निश्चित रेशियो में मिलकर बनता है तब किसका निर्माण होता है? आपका कंपाउंड का। जो CO2 का निर्माण हुआ है ना, ये आपका कार्बन और ऑक्सीजन के निश्चित रेशियो से मिलने से हुआ है। तो यहाँ पर CO2 मतलब कंपाउंड है, मतलब यौगिक है। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? यौगिक। तो तत्व और यौगिक तो आपका शुद्ध पदार्थ में आता है। तो याद रखना कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो आपका इसमें CO2 हो जाएगा। जिन्होंने CO2 लगाया सबका आंसर सही है। उसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन था आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब अंतर आणविक स्थान किसमें सर्वाधिक होता है? तो किसमें सर्वाधिक होता है? गैसियस स्टेज में सर्वाधिक होगा। हो गया, गैसियस स्टेज में सर्वाधिक होगा। चलो बताओ, जल्दी से बताओ किसका पूरा में पूरा सही है, ईमानदारी से बताइए। चलो जी, हो गया। चलो आंसर करिए फटाफट। ओमी 9 में 9, चंपेश 9 में 9, लता 9 में 9, कुमुदनी 9 में 9। चलो और आंसर करिए। 4 लोग का आंसर आया, बाकी और 3 लोग और हैं। चलो जी, 4 लोग का आंसर आ गया भाई। भूपेश आप गजब यार, 9 में 9 हो गया। और आंसर करिए। 5 लोग का हो गया। और किसका बच गया? नीलिमा साहू, आपका भी 9 में 9। बहुत बढ़िया नीलिमा जी। बताओ चीजें समझ में आई ना? क्लास समझ में आप लोग को आने, क्लास समझ में आप लोग को आ रहा है? इसी स्पीड से हम लोग चलेंगे और चीजों को बढ़िया याद करते जाएंगे, है ना। आप लोग को रिवाइज करते चलना है। अभी इसका PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर रिकॉर्डेड देखना रहेगा तो जब ये प्रोसेड हो जाएगा तो आप वापस से जाकर रिकॉर्डेड दे सकते हो। चलो, और किसका बच गया? एक सेकंड ना, किसका और बच गया? भूपेश, लता, ओमिन। अच्छा, ओमिन जी का बचा है क्या? एक सेकंड देखते हैं। उसके बाद चलो, आ गया ना सबको समझ में? ठीक है, चलो।
ठीक है जी, फिर आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी भी प्रारंभ किए हैं, है ना? अच्छा, प्रेम कुमार जी, आपने नहीं बताया जी, प्रेम कुमार जी, आपका आंसर नहीं आया था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ किसी एक का छूट रहा है। प्रेम कुमार जी जल्दी से बताओ, आपने कितना क्वेश्चन सही किया? प्रेम कुमार जी, देखो यार, आप लोग जुड़े हुए हो ना, मेरा ये दायित्व बनता है मैं सबसे पूछूं कितना कितना आप लोगों ने सही किया। ओमी साहू बहुत बढ़िया, आपने 9 में 9 क्वेश्चन सही किए। प्रेम कुमार जी जल्दी से बताइए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए? 9, 9 में 6। अच्छा, कुछ दिक्कत हो गया था क्या प्रेम जी? जो स्पीड हो गया या कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ क्या? एक बार बता देंगे, उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। स्पीड हो जा रहा है या कुछ इंग्लिश हिंदी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ? बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो ना? कई लोग को 9 में 9 में 9 में 9 सही हुआ है, चलो बढ़िया बात है। चलो फिर आगे कोशिश करेगा सबका पूरा के पूरा क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल आपका 11 बजे से आपका बायोलॉजी का सेकंड क्लास रहेगा, फिर शाम को फिर आपका केमिस्ट्री का। जल्दी 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 हम लोग करेंगे फटाफट पूरा सब टॉपिक को कवर करते हुए बढ़िया अच्छे से। चलो, अच्छा अच्छा, हाँ प्रेम जी, आप लेट से ज्वाइन किए थे यार, हाँ लेट से ज्वाइन किए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में आप देख सकते हो। चलो ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बाकी रात को अगर यूट्यूब में क्लास लूंगा एमसीक्यू वाला, तो उसको भी आप लोग बढ़िया ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और चलो ठीक।